भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक क्रांति शुरू हो गई है। अब आप ये देखिए कि पिछले 9 साल में तो कभी गवर्नर के मेरे ख्याल से कई सारे दौरे हुए होंगे गोरखपुर में, आज तक तो उन्होंने सैंपल भरा नहीं है वहाँ से। तो एकाएक उनको कैसी चिंता हो गई गोरखपुर की, सब पूरे भारत को छोड़ के, पूरे यूपी को छोड़ के, अब वो उनको चिंता हो रही है गोरखपुर की यूनिवर्सिटी की, छात्रावास की और बाकी चीज़ों की। तो ये जताता है कि क्या परिस्थितियाँ हैं। उसके बावजूद अगर आप देखें, चलिए ये तो यूपी की गवर्नर हैं, उत्तर प्रदेश में कर रही हैं। एक गवर्नर वहाँ बैठे हैं तेलंगाना में, उनको भी चिंता है यूपी की, वो भी बीच-बीच में जो है, चाहे ट्वीट के माध्यम से करें या कुछ करें, तो वो भी नमक योगी जी के घाव पे नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो गई है क्या, और इस लड़ाई के बीच में योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी भी न्यौछावर करने को तैयार बैठे नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंच पर खड़े होकर कह दिया है कि कल जाती कुर्सी आज चली जाए। ऐसे में हो क्या रहा है, अंदर खाने चल क्या रहा है, लखनऊ में जो हलचल बढ़ी है उसके मायने क्या है, और चुनाव भी आ रहा है। उससे पहले विपक्ष जिस तरह से हावी है, मोदी जी और अमित शाह जी संसद तक नहीं पहुंच पा रहे, इसको लेकर भी करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। जी। सर, दिल्ली और लखनऊ के बीच में फिर से घमासान शुरू हो गया है। खबरें आ रही हैं, राज्यपाल ने जिस तरह से गोरखपुर में जाकर बयान दिया, उसके बाद 24 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ कुर्सी छोड़ने की बातें कर रहे हैं, अंबेडकर नगर से नोएडा को याद कर रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाना, और उस दरबार में हाजिरी लगाने को लेकर भी एक तस्वीर जो वायरल हो रही है, नितिन नवीन हाथ जुड़े बैठे हैं, वो भी अपने आप में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो क्या चल रहा है अंदर खाने, क्या जो घमासान हम जिसका जिक्र करते हैं वो अब उफान पर है चुनाव से पहले? देखिए हिमांशु, 2-3 चीज़ें हैं और हम 2-3 जुमले कहते हैं कि जब किसी का समय खराब आता है, तो एक तो वो कुत्ते वाली कहावत है कि ऊँट पे बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट लेता, वो व्यक्ति की बात होती है। लेकिन दूसरा ये होता है कि अगर किसी के घर में, हमारे यहाँ गाँव में उसको टोटा कहते हैं, अगर टोटा पड़ जाता है, घाटा हो जाता है, तो फिर परिवार में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो कहता तेरी वज़ह से घाटा हुआ, तूने ये नहीं किया, वो कहता नहीं, नहीं मैं तो ये किया था तूने। तो अभी क्या हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक क्रांति शुरू हो गई है ये। अब आप ये देखिए कि पिछले 9 साल में तो कभी गवर्नर के मेरे ख्याल से कई सारे दौरे हुए होंगे गोरखपुर में, आज तक तो उन्होंने सैंपल भरा नहीं है वहाँ से। तो एकाएक उनको कैसी चिंता हो गई गोरखपुर की, सब पूरे भारत को छोड़ के, पूरे यूपी को छोड़ के, अब वो उनको चिंता हो रही है गोरखपुर की यूनिवर्सिटी की, छात्रावास की और बाकी चीज़ों की। तो ये जताता है कि क्या परिस्थितियाँ हैं। उसके बावजूद अगर आप देखें, चलिए ये तो यूपी की गवर्नर हैं, उत्तर प्रदेश में कर रही हैं। एक गवर्नर वहाँ बैठे हैं तेलंगाना में, उनको भी चिंता है यूपी की, वो भी बीच-बीच में जो है, चाहे ट्वीट के माध्यम से करें या कुछ करें, तो वो भी नमक योगी जी के घाव पे नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और माना ये जाता था कि भई अमित शाह ही पीछे पड़े हुए हैं योगी जी के। लेकिन अगर हम आनंदीबेन की बात करते हैं, वो भी योगी जी के पीछे पड़ी हुई हैं। तो ये एक नया एंगल निकल के आया है, तो क्या जो बड़े महामानव हैं, वो भी अमित शाह के मिलके अब योगी जी के साथ मतलब यो उनके साथ मिलके योगी जी के पीछे पड़ गए हैं? तो ये जताता है कि अब योगी जी का मामला जो है टाइट हो गया है। और दिल्ली और यूपी की जो आपने बात की है, वो कोई जंग नई नहीं है। वो तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि दिल्ली और यूपी की जंग चल रही है, दिल्ली और यूपी की जंग चल रही है। तो दिल्ली और यूपी की जंग चल रही है, लेकिन क्या रणनीति है? बिना रणनीति के तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कुछ करते नहीं हैं। तो क्या कोई नई रणनीति है क्या? ये क्या कोई नूरा कुश्ती चल रही है क्या? या वास्तव में इतने रिश्ते तल्ख़ हो चुके हैं कि इनको चाहे दूसरी पार्टी जीत जाए, चाहे सत्ता हाथ से उत्तर प्रदेश में चली जाए, लेकिन योगी नहीं जीतने चाहिए। क्या ये निर्णय ले लिया है दिल्ली ने? क्या गुजरोत गुजरात लॉबी किसी भी कीमत पे योगी को खत्म करना चाहती है, साम, दाम, दंड, भेद लगा के? अगर हटा नहीं पा रही है तो हरा के हटाए, भले ही पार्टी जाती रहे।
अब कोई सियासी दल अपनी पार्टी की सरकार को इतने बड़े राज्य में सरकार है और उसको तिलांजलि देने को तैयार है, तो ये जताता है कि मामला बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। और दूसरे जो इन्होंने कुछ क्रांतिकारी लोग छाँट के लगाए थे, चाहे उसमें कुछ मंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे बाकी लोग हों, वो अपनी उस पे खरे नहीं उतरे हैं। जो काबिलियत सोच के उनको लगाया गया था, वो काबिलियत उनके अंदर नहीं पाई गई है। तो मुझे लगता है कि गुजरात लॉबी ने ये डिसीज़न लिया है कि इनको दूसरे तरीके से ये किया जाए और उसी मोर्चे पे जो है गवर्नर को भी उतारा गया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि परिस्थितियाँ ये बनती हैं कि गवर्नर लखनऊ से गोरखपुर पहुँच जाती हैं, योगी जी जो है लखनऊ से दिल्ली पहुँच जाते हैं और दिल्ली से अमित शाह मुंबई पहुँच जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है? क्या नया चीज़ हो रही है? क्या मामला हो रहा है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की। तो हम्म। इसलिए इसलिए सोचने पे विवश करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े मामलों में उलझी हुई है। सर, एक तरफ तो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई लड़नी है विपक्ष से भी। संसद में मोदी जी नहीं आ रहे हैं, शाह जी नहीं आ रहे हैं। हालांकि किरण रिजिजू कहते हैं कि वो आएंगे तो जब बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, और संसद में आ रहे हैं लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं। तो क्या है वहां पर हाल, और मंडे से फिर से जो है क्या हालात देखने को मिल सकते हैं? देखिए हिमांशु 2-3 चीज़ें हैं कि हमने महामानव कई बार नहीं आए हैं सदन में। वो तो तीसरी-चौथी बार है कि सदन में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 12 सालों में। बहुत सारी विपत्तियाँ भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार पे आई हैं। तो वो अमित शाह उनका सामना करते थे सदन में और मामले को निपटाते थे, जो भी करते थे। और काफ़ी उपस्थिति उनकी सदन में रहती थी क्योंकि वो विदेश वगैरह तो जाते नहीं हैं। ये पहली बार लोगों को हैरान करने वाला भी है और परेशान करने वाला भी है कि इतने लंबे समय तक अमित शाह सदन से बाहर हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो सदन से बाहर हैं, दिल्ली से बाहर हैं, देश से बाहर हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। रोज़ जो है संसद आ रहे हैं। वहाँ मीटिंगें कर रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे अपने सांसदों से मीटिंग कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट के आते हैं, वो भी पार्लियामेंट में ही मीटिंग हो रही है। वो तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर ही बन गया है पार्लियामेंट। तो ऐसे में हमने ये कहा है कि भई अगर आप वहाँ मंगल मिलन कर रहे हैं, तो होली मिलन, दिवाली मिलन भी कर लीजिए। और ये जो सदन खाली पड़ा हुआ है इधर, आपने इसको भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बना दिया है, तो इसमें कुछ पंडाल वगैरह लगा दीजिए और बैंक्वेट हॉल टाइप में इसको कुछ अपना कर लीजिए, कुछ आमदनी तो हो। अरे हम्म। पार्लियामेंट में आप हैं, लेकिन सदन में नहीं जा रहे हैं और ऊपर से तुर्रा ये कि रिजिजू जैसे लोगों से इस तरह की आशा नहीं थी कि वो कहें कि पर वो तो रोज़ आते हैं गृह मंत्री जी पार्लियामेंट और वो तो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बैठते हैं। एक तो ये ऐसा एहसान जताते हैं कि प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं, गृह मंत्री जी जो है वो 8 घंटे पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या करते हैं, ये अपने लिए बैठते हैं कि देश के लिए बैठते हैं? ये कितना हास्यास्पद है कि एक संसदीय कार्य मंत्री इस तरह की बात कर रहा है। अरे भाई पार्लियामेंट में तो माली भी आता है ना, पार्लियामेंट में तो दूसरे सरकारी अधिकारी भी आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी आते हैं, सुरक्षा अधिकारी भी आते हैं, मीडिया वाले भी जाते हैं, तमाम दर्शक भी आते हैं। तो क्या उनको भी मान लें कि वो पार्लियामेंट आए थे? पार्लियामेंट आने का किसी पदाधिकारी का, मंत्री का जब तक वो सदन में नहीं आ रहा है, जब तक सदन में उसकी उपस्थिति नहीं हो रही है, जब तक वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, कैसे मान लें हम कि वो सदन में आ रहा है? तो इस तरह का जुमलेबाज़ी, इस तरह का मज़ाक इस भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है और कुछ भी आप कह दो, कुछ भी बोल दो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम्म। दूसरी रही बात विपक्षी, विपक्ष तो हावी है। विपक्ष के डर से ही तो नहीं आ रही है और किसके डर से नहीं आ रहे? विपक्ष में जिस प्रकार से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इनको घेर रखा है, उससे कहीं न कहीं ये घबराहट में हैं। और आप देखिए ना एकाएक सबको जैन जी की याद आ गई है, मोहन भागवत जी पहुँच गए जैन जी के पास। हर आदमी जैन जी के पास पहुँच रहा है। अब तो योगी जी भी जैन जी की बात करने लगे, वो भी शायद कह रहे हैं कि युवाओं की मीटिंग करो। तो हर आदमी को अब युवा दिखने लगा है एकाएक। अब तक तो युवाओं की याद आई नहीं थी किसी को। अब हर दल को युवाओं की याद आने लगी है और युवाओं के साथ जाने के लिए, युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए तमाम साम, दाम, दंड, भेद जो है,
भारतीय जनता पार्टी और दूसरे सियासी दलों ने भी शुरू कर दिए। आप देख हम्म, रहे हैं कि सबसे पहले राहुल गांधी ने शुरू किया था छात्रों की गूंज और जहाँ-जहाँ वो गए भारी तादाद में छात्र उमड़े। और देहरादून का तो आपने हद हो गई देखा कि जहाँ उन्होंने मुंबई से हीरोइन बुलाया, नाच-गाना कराया, सब कुछ हो गया, पंडाल लगाया, बारिश हो गई, लेकिन युवा जो है आकर्षित ही नहीं हुआ उधर मुंबईया की तरफ। फ्री कर दिया जिसका टिकट है 2000 5000 का उसको फ्री कर देना। उसके बावजूद युवा का ना जाना, युवा जताता है कि भई ये स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए वो राहुल गांधी का हौसला बढ़ाना चाहते हैं और राहुल गांधी आज विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बाकी हम्म, लोग जो है जिस प्रकार से कर रहे हैं, अब वो कॉकरोच पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा-सा संशय भी कई बार लोगों को होता है। लेकिन विपक्ष ने मोर्चा, राहुल गांधी ने मोर्चा जो है छात्रों की गूंज कार्यक्रम वो अब जगह जगह जाकर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीते रोज उन्होंने जो है एक बड़ा कार्यक्रम किया है और वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये जो छवि बनाने की सरकार की कोशिश, हालांकि छवि को लेकर तो आंकड़े सामने आ ही गए हैं कि मोदी जी जो 11-12 साल में नहीं कर पाए वो योगी जी 7-8 साल में ही करे जा रहे हैं। इतना पैसा उन्होंने अपनी छवि गढ़ने के लिए और प्रचार के लिए खर्च किया है, वो तो आंकड़े सामने आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं। लेकिन उसका बेनिफिट होने के बजाय जो है वो चीजें उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये छात्र ही कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत सरकार के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, जो युवा आए हैं या प्रधानमंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं से जुड़े जाएँ। प्रधानमंत्री दिल्ली आईआईटी गए तो थे भाषण देने हम्म, और आईआईटी में वो भाषण दे के कह रहे हैं कि मैं कोई बाबा बागेश्वर तो नहीं हूँ, कि मुझे पता लग जाए। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को सब कुछ पता लग जाता है, वो अंतर्यामी है। ये हम्म, आप कहाँ खड़े होके कह रहे हैं? यूनिवर्सिटी में खड़े होके कह रहे हैं, जहाँ साइंटिस्ट निकलेंगे, जहाँ इंजीनियर निकलेंगे, आप उनको ये बता रहे हैं कि बाबा ये छोड़ो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट का और ये छोड़ो आप इंजीनियरिंग फिंजीनियरिंग, आप तो बाबा बनो। बाबा में ही भलाई है। तो आप वहाँ हम्म, पे जो है धार्मिक पाखंडवाद और इस तरह की बातें कर रहे हैं और बाबा बागेश्वर का गुणगान कर रहे हैं, तो उससे इनकी मानसिकता का पता चलता है कि इनकी मानसिकता कैसी है और ये क्या चाह रहे हैं। ये क्या है? तो ये मैं तो इनसे अच्छा तो मैं मोहन भागवत जी को ही समझता हूँ, कम से कम उन्होंने अगर छात्रों के साथ एक प्रोग्राम किया है, हालाँकि उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, वो कहाँ से 2000 छात्र आए थे, कहाँ-कहाँ से लाए थे, उनको क्या पैमाना था बुलाने का, क्या उसमें बालिकाएँ भी थी क्या? उसमें जो सवाल छात्रों ने पूछे हैं, तो उसमें क्या उनको सवाल दिए गए थे या उन्होंने अपने मन से पूछे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें कई सारे अच्छे सवाल भी आए हैं। तो इसलिए इसलिए जैसे अब राहुल गांधी भी भई सवाल पूछते हैं और छात्रों से छात्र उनसे सवाल पूछते हैं, तो आप वो आपका टू वे प्रोग्राम होता है। मोदी जी का तो वन वे होता है। अब क्या मोदी जी ने इजाज़त दी थी कि भाई आईआईटी में अगर किसी को मुझसे सवाल पूछना है, पूछिए। सवालों से ही तो भागते-भागते वो सदन छोड़ के आईआईटी पहुँच गए। सवाल तो वहाँ भी नहीं वो पूछने दे रहे। अब वो ज़माना चला गया है कि आप एक तरफ़ा भाषण देते थे। देखिए हिमांशु, इसमें क्या था कि ये आप जैसे लोग बीच में हैं अभी। ना आप जैन जी हैं और ना हमारे जैसे हैं। हम जैसे लोगों को आप भाषण दे के, बोल के, समझा के हमें समझा देते थे और हम लोग समझने की कोशिश करते थे। आजकल का युवा सवाल करता है। वो अगर आप बात करेंगे तो 4 सवाल खड़े आपके सामने कर देगा। राहुल गांधी हैरान हो गया ये बात सुन के कि जब एक जैन जी ने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में कौन-सा नेता पसंद है आपको? बताइए। कोई इस बात को सोचेगा कि भैया आप मेरे से भारतीय जनता पार्टी के नेता की पसंद पूछ रहे हैं। बोला नहीं, वो तो आप जानते हैं भई मोदी जी आपको पसंद नहीं है, आपको अमित शाह पसंद नहीं है, लेकिन क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता है जिसको आप पसंद करते हो? ये कितना ज़बरदस्त सवाल है, ये किसी पत्रकार के दिमाग में आज तक क्यों नहीं आया? तो इस तरह के वो सवाल ऐसे निकाल-निकाल के लाते हैं, तो उनके साथ बात करना, उनके साथ आपको इस तरह की चीज़ें करना, तो ये एक नया ज़माना है और उसका आप रिज़ल्ट देख रहे हैं कि हमने कहा कि भई अरे ये तो एकाएक जो है आपने एआई से वेबसाइट बना दी, फॉलोवर हो गए 2 करोड़ एकदम से, अब ये तो सब सिस्टम ऑनलाइन का है, ये वो कुछ नहीं होगा। फिर ये 4-6 दिन बैठे, सारी चीज़ें हुई और जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा, आंदोलन भी हुआ, ये तो किसी को समझ ही नहीं आया। ये तो हम जैसे लोग भी नहीं समझ पाए। मुझे कोई गुरेज नहीं है बात कहने में कि इस बात की आशंका हमें नहीं थी कि युवा इस तरह का इंटेलिजेंट है और यहाँ तक बढ़ चला है। हम तो अपने बच्चों को डाँटते रहते थे, अपनी बेटी को डाँटते रहते थे, वो बहुत सवाल पूछती थी। लेकिन अब हमें समझ में आया है
कि ज़माना बदल गया है, सिस्टम बदल गया है। अगर हर चीज़ का सिस्टम बदला है, तो राजनीति का सिस्टम भी बदला है, तो राजनीति भी आपको उसी प्रकार से करनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो आईटी सेल है, भारतीय जनता पार्टी का भी जो सिस्टम है, वो भी तो 15 साल पुराना है। भाई आईटी सेल में इन्होंने शुरू किया था कि राहुल गांधी की छवि को पप्पू की छवि बना दो, मोदी जी की छवि को जो है ज़बरदस्त बना दो। पहले तो इनको उसका सौदागर बताया गया था और सौदागर से हटा के इनको जो है विकास पुरुष की छवि बना दो। तो ये तो सब हम्म, सोशल मीडिया पे ही आपने किया था। आपके आईटी सेल ने ही ये तो किया था। ये तो झूठ था, इसमें तो कुछ निकला ही नहीं। अब उसमें हम्म, क्या है कि राहुल गांधी का जुमला चला दिया, इधर से आलू डालो, उधर सोना निकलेगा। क्या वास्तव में वो राहुल गांधी ने बोला था? किसने बोला था वो? राहुल गांधी समझाते रह गए। कितनी मीटिंग में उन्होंने खुद बोला, उनके लोगों ने बोला, लेकिन एक बार जो आपका परसेप्शन बन गया, बन गया। तो इसी तरह से जो युवा अब कर वही रहा है। परसेप्शन सर उत्तर प्रदेश में उसके लिए पैसे खर्च किए जाएंगे। खबरें तो यही आ रही, पत्रकार तो बहुत सारे ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की छवि भी उसी तरीके से धूमिल करने की कोशिश जो है शुरू हो गया। मतलब वो उस प्रोग्राम में लग गए, चुनाव आने वाला है तो उस प्रोग्राम में ये लोग लग गए। वही मामला इनका हिट है। किसी को बदनाम करो, अपनी तारीफें करो, जो मुद्दे हैं उस पर बात मत करो, जो कमियां हैं उसको उस पर चुप्पी साध लो। नहीं, ये हिमांशु ये तो देख कर चुके हैं ये तो। अरे भाई हटते ही जब ये 2017 में अखिलेश हटे थे, तो उनको टोटी चोर बना दिया था इन्होंने। अब आप हम्म, कहते रहिए कि वो टोटियाँ उखाड़ के ले गए। अब भाई अखिलेश ने कहा कि जब मकान खाली कर रहे हैं, तो अखिलेश ने बाकी सामान नहीं देखा, अपना बेड, कुर्सियाँ, कुछ और कपड़े, वो सिर्फ़ टूटी पे टूट के पड़े क्योंकि वो सोने की टोटियाँ लगी हुई थी वहाँ। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि आदमी क्या कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया का ऐसा है कि वो टोटियाँ उखाड़ के ले गए। और वो क्या अखिलेश ने किया होगा ये कि अखिलेश टोटी उखाड़ के ले गए होंगे? अरे भाई मकान खाली करने के बाद में हो सकता है कि किसी कर्मचारी ने, किसी ने वहाँ से नल के निकाल लिए हों, कोई बात हो गई हो, लेकिन अखिलेश की छवि किस प्रकार से बनाई गई और कितना सोशल मीडिया में चलाया गया। और ये खाली एक किसी व्यक्ति के नहीं है, वो चाहे मायावती की छवि बिगाड़ना हो, चाहे किसी दूसरे नेता की छवि बिगाड़ना हो, इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, बख्शा नहीं है। वो एक परसेप्शन बिल्कुल। बनाने में इन्होंने सोशल मीडिया का वो प्रोग्राम किया और ये टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आए और अपना इन्होंने इतना बड़ा आईटी सेल खड़ा कर दिया और वो चुपचाप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। तब तो हम लोग इसमें घुस ही रहे थे, आईटी को जानता कितने लोग थे। नया-नया व्हाट्सएप आया था तो व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी खुल गई थी। व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ मैसेज आ रहे थे, लोगों को कुछ पता ही नहीं था, नया-नया मामला था। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि लोग भी कन्फर्म करते हैं। पहले तो बिल्कुल। कोई कन्फर्म ही नहीं करता था, व्हाट्सएप पे आया तो सोचते थे सच ही होगा। आज तो एआई से आप ऐसी-ऐसी पिक्चरें, ऐसी-ऐसी वीडियो, तस्वीरें बना दे रहे हैं, आवाज़ तक हूबहू निकाल दे रहे हैं आप। तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस हथियार से सत्ता में आई थी, ये हथियार ही उसको सत्ता से वापस लेके जाएगा। अंत में मैं यही कह सकता हूँ। जी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं जॉइन बटन पर क्लिक करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।